गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, संधि अपना चल रहा था। तो देखो अब तक अपन ने क्या कर लिया, मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा दोहरान करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने अभी तक संधि की अगर बात करी तो संधि से पहले हमने कहीं ना कहीं वर्ण की आवश्यकता थी। वर्ण जाना, फिर हमने स्वर जाना, फिर हमने व्यंजन के बारे में जाना, फिर वर्ण विच्छेद जाना हमने। ठीक है, वर्ण विच्छेद जान लिया। वर्ण विच्छेद का मतलब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। ठीक है, वर्ण विच्छेद जान लिया हमने। फिर वर्ण विच्छेद के बाद में और हमने बात करी वर्ण विच्छेद की, जब हमें समझ हो गई शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया जाता है, कैसे एक स्वर व्यंजन में आकर मिलेगा तो किस तरह से उस हलंत को हटाकर और उसमें किस तरह से मिल जाता है, और स्वर पहले है और व्यंजन बाद में है तो किस तरह से पड़ा रहेगा, ये भी हमने जाना था। वर्ण विच्छेद के बाद में फिर हमने बात करी थी संधि की। ठीक है, संधि पर आ रहे थे, उस समय मैंने बात बताई थी कि संधि भी क्या करता है, आपका शब्द का निर्माण करता है। और शब्द निर्माण के लिए मैंने कुछ इकाइयां बताई थी, है ना। तो उन इकाइयों के लिए शब्द निर्माण जब होता है ना, तो सामान्यतः अगर आप शब्द की बात करते हैं तो शब्द आपका रूढ़ शब्द हो सकता है, ठीक है, यौगिक शब्द हो सकता है, और एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द होता है। योग रूढ़, ठीक है, इनकी हमने बात कर ली थी, योग रूढ़ यहां तक की बात कर ली थी। तो शब्द निर्माण, अब निर्माण कैसे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सामान्यतः जो यौगिक और योग रूढ़, इसका मतलब शब्द का निर्माण हो रहा है, यहां से हो रहा है आपका। तो यहाँ पर सामान्यतः क्या क्या चीज हो जाएगी आपका, सामान्यतः यहाँ पर शब्द बनाने के लिए आपको संधि शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। समास के माध्यम से भी आप नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और एक प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें से हमने संधि करना है और उपसर्ग करना है। ठीक है, संधि के अंदर हम क्या देख चुके थे, संधि में हम देख चुके थे जो संधि के 3 प्रकार हैं। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता था, स्वर का स्वर के साथ में योग। व्यंजन संधि में क्या होता था, स्वर का व्यंजन के साथ में। देखो यहाँ पर लिख देता हूं, वोवल टू वोवल स्वर के अंदर, यहाँ पर वोवल टू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट टू वोवल और कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट, ये रोल यहाँ पर रहेगा। और विसर्ग के अंदर क्या होता था, हमने देखा था वोवेल या कॉन्सोनेंट, एक तरफ विसर्ग रहेगा। फिर हमने स्वर संधि के अंदर क्या देखा, अब हमने स्वर संधि के अंदर देखा ये 5 प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार हमने इसके देखे। सबसे पहले क्या देखा हमने, दीर्घ स्वर संधि, फिर देखा हमने गुण स्वर संधि, फिर क्या देखा हमने, वृद्धि स्वर संधि, फिर यण और अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के अंदर पहचान के रूप में हमने आ, दीर्घ ई और उ, ये चीज देख ली थी। इसके अंदर क्या देखा हमने, गुण के अंदर एक मात्रा वाले, जो सामान्यतः यहाँ पर ए, ओ और अर बनता है। कैसे बनता है अभी वो भी अपन नोट कर लेंगे। वृद्धि के अंदर हमने 2 मात्रा वाली बात यहाँ पर देखी थी। यण के अंदर क्या देखा था, जो आपका ये, व और जो है होता है ना, इससे पहले कोई ना कोई हलंत वर्ण आएगा। और अयादि में क्या होता था, ये और वह से पहले पूर्ण वर्ण आता था, आधा वर्ण नहीं आता था। ये चीज हमने जानी थी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दीर्घ संधि के अंदर, तो सामान्यतः क्या हो रहा है आपका, अ या आ के बाद में अ या आ आता है तो बनाता है आपका आ। दूसरी चीज देखिए हमने ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में क्या आता है आपका, ई या दीर्घ ई, तो भी क्या बनाता था आपका दीर्घ ई। फिर देखा हमने ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो बनाता है ऊ। ये था आपका दीर्घ संधि के अंदर। गुण संधि में क्या देखा था हमने, गुण संधि में देखा था हमने अ या आ के बाद में क्या आ रहा है, ई या दीर्घ ई, क्या बना रहा है आपका ए। ठीक है, दूसरी चीज अ या आ के बाद में क्या आ रहा है, ऊ या दीर्घ ऊ, तो ये क्या बना रहा था, सॉरी, ये बना रहा है आपका ओ। और ठीक इसी प्रकार अ या आ के बाद में क्या आ जाता है, री, तो क्या बनाता है आपका अर बनाता है।
क्या बनाता है, अर। ठीक है, फिर वृद्धि संधि में क्या देखा था हमने, वृद्धि संधि में हमने देखा था, यहाँ पर अर बन गया। वृद्धि संधि में हमने देखा था ए या आ के बाद में क्या आ जाता है, ए या आई, तो बनाता है आपका आई। और यहाँ पर ए या आ के बाद में क्या आ जाता है, ओ या औ, तो बनाएगा आपका औ। ये तक की चीजें हमने देख ली थी। यण संधि के अंदर सामान्य सी एक बात हमने देखी थी, क्या थी यण संधि के अंदर, अगर आपका ई या दीर्घ ई उसके बाद में कोई असमान स्वर, तो जो ई या दीर्घ ई है इसका क्या बनता था, यह हलंत। उसी प्रकार उ या दीर्घ उ इसके बाद में असमान स्वर, तो क्या बनता है, वह हलंत। और री के बाद में असमान स्वर, तो क्या बनता था आपका, रह हलंत। और लास्ट में अयादी संधि के अंदर क्या था, ए है, ए के बाद में अन्य कोई भी स्वर आता है तो क्या बन रहा था आपका, ऐ, ये में हलंत आ जाएगा यहाँ पर भी। और ऐ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बन रहा था आपका, आई। ओ के बाद में कोई भी अन्य स्वर आता है तो बनता है आपका औ। और औ के बाद में कोई भी अन्य स्वर आता है तो बनता है आपका आओ। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने इसके कुछ अपवाद भी देखे थे, देखो है ना, इसके कुछ अपवाद भी देखे थे हमने, स्वर संधि के अपवाद। अपवाद का मतलब सामान्यतः वहां पर जैसे गुण संधि का नियम गुण संधि का लगेगा, ठीक है, और शब्द बन रहा है वृद्धि संधि जैसा। ठीक है, जैसे एक बड़ा अच्छा कई बार पूछा जाता है, जैसे प्र प्लस उड, अब बनना तो ये चाहिए गुण संधि के हिसाब से, लेकिन बनता ये है ना, एक तरीके से गुण संधि का अपवाद है ये अपना। और संधि जो हो रही है वो किस तरह से जा रही है आपकी, वृद्धि संधि के हिसाब से जा रही है। ठीक है, जैसे x प्लस उहिनी, अक्षोहिणी, ठीक है, अपंग, अप प्लस अंग, अपंग, ठीक है, कुल प्लस अटा, कुलटा, इस तरह से कई सारे शब्द हमने देखे थे। कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें संधि तो हो रही है लेकिन उनमें शब्दों में परिवर्तन हो रहा था, जैसे प्र प्लस भू, प्रभु, छोटा भू हो रहा है, ऐसे भू में बढ़ा जा रहा था अपना, है ना। जैसे दिवा प्लस रात्रि, और जब बनेगा तो दिवा रात्र हो जाएगा, तो रात्रि से रात्र, रात्रि के अंदर छोटी त्री आती है ना। और जब जुड़ता है ये, जैसे नव के अंदर जुड़ेगा तो ये नवरात्र हो जाएगा, दिवा रात्र हो जाएगा। जैसे अहन के साथ में र वाला शब्द लगता है, अहन प्लस रूप, तो जो न है ना वो तो हट जाएगा और अह का क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा, अहो रूप। लेकिन र के अदर देन कोई दूसरा जुड़ता है, र के अदर देन जैसे गुण जुड़ता है, निशा जुड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो न है होगा वो तो हट जाएगा और क्या बन जाएगा, रेफ वाला, अहर निश, अहर गुण, इस तरह से बन जाएगा आपका। ये कई सारी चीजें हमने देखी, जैसे प्रति प्लस कार, प्रतिकार, तो प्रति में छोटी ती आ रही थी और कार बढ़ा जा रहा था अपना। ठीक है, जैसे प्रतिकार अपन प्रति प्लस कार, जबकि बनेगा प्रतिकार। इसी प्रकार प्रति प्लस घात और बनेगा प्रति घात। इस तरह की कुछ चीजें अपन ने देखी थी। मौसल प्लस धार, विश्व प्लस मित्र, है ना। तो इस तरह की कुछ अपवाद अपन ने देख लिए थे। उसके अलावा शब्द शुद्धि के हिसाब से या संधि वगैरह अपन ने करनी थी, तो उस हिसाब से कुछ बेसिक चीजें अपन ने स्वर संधि के अंदर ये भी जानी थी, जैसे कि स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें सामान्यतः आपके पास में जो अंतिम मात्रा आती है वो ई, आ या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ की आती है। इसका मतलब पुल्लिंग के अंदर छोटे वालों की आती है सामान्यतः, अगर अपन को चीजें याद रखनी है। जो संज्ञा शब्द होता है, किसी का नाम वगैरह होता है या आपकी जातिवाचक संज्ञा भी आ रही है, ठीक है, जैसे सरयू नदी का नाम है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। जैसे नारी जातिवाचक संज्ञा है, तो भी है तो स्त्रीलिंग ना संज्ञा। ठीक है, शब्द शुद्धि के समय अगर संज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी हमें तो देखेंगे शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के समय। इस बार आपके सिलेबस में तो है नहीं, विकारी अविकारी शब्दों को नहीं लिया है यहाँ पर इस बार सिलेबस में। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हालांकि इनके बिना आपकी वाक्य शुद्धि नहीं होगी, तो वहां पर थोड़ा डिस्कस तो करेंगे अपन इसको, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्दों की अपन ने बात कर ली। फिर अपन ने कुछ चीजें और जानी थी, जैसे आपको स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान भी करनी है,
तो उसको आप या तो अच्छा या बुरा, ये विशेषण लगाकर देख लो, अच्छा या बुरा, ये विशेषण लगाकर देख लो संज्ञा के आगे। अगर अच्छा बुरा सेट कर रहा है इसका मतलब पुल्लिंग होगा, और अच्छी और बुरी, अच्छी या बुरी, अगर ये सेट लगता है उस संज्ञा के साथ में, देखो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में भी आप पढ़ते होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। देयर इज नो एडजेक्टिव विदाउट एनी नाउन। अगर संज्ञा नहीं है तो विशेषण भी नहीं होगा, ये पक्का मानिए आप। डिटरमिनर्स आपके टॉपिक हैं, डिटरमिनर्स आप पढ़ते हैं, आपके जुडिशरी में भी आता है, एपीओ में भी आता है, इसमें आरजेएस में भी था, इसमें अभी पिछले जेएलओ वैकेंसी में भी था। डिटरमिनर्स के लिए भी एक ही बात क्या रखी है, डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं एक तरीके के। डिटरमिनर्स का मतलब आर्टिकल। अब डिटरमिनर्स को दो प्रकार से देखते हैं, तो आर्टिकल ए एंड द के रूप में ले जाते हैं, और एक अदर्स ले जाते हैं, जैसे लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम, एनी वगैरह वगैरह, इस तरह के आप यूज देखते हैं। ये सारे के सारे भी किसके लिए आते हैं, डिटरमिनर्स आएगा तो डिटरमाइन किसको करेगा, किसी को तो निर्धारित करेगा ना वो, किसको, इसका मतलब संज्ञा को। तो डिटरमिनर्स भी लाइक आपके एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो ध्यान रखना, डिटरमिनर्स हो चाहे एडजेक्टिव हो, वो बिना संज्ञा के नहीं होंगे, बिना नाउन के नहीं होंगे। तो इसका मतलब नाउन का पता करना है, तो नाउन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, उसके लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग विशेषण लगाकर देखो आप। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग विशेषण लगाकर देख लेंगे तो आपको उससे पता लग जाएगा। जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, यानी कि लड़का क्या है, पुल्लिंग है। अच्छी लड़की, बुरी लड़की, जैसे सामान्यतः यहां पर आ जा रहा है ना, और यहां पर सामान्यतः ई जा रही है। अब जैसे मैं पत्ता के ऊपर बात करता हूं, पत्ता, पत्ती, है ना, तो पत्ता, इसका मतलब जैसे सूखा पत्ता, तो संज्ञा भी क्या ले रही है, सूखा पत्ता, पुल्लिंग ले रहा है। पत्ती स्त्रीलिंग है, सूखी पत्ती, तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द जा रहा है सूखी के साथ में भी। ठीक है, इस तरह से आपको स्त्रीलिंग शब्दों को भी अपन ने पहचानना सीखा था। और ज्यादा दिक्कत हो तो वाक्य में प्रयोग करके देख लो, वाक्य में प्रयोग, हाँ नहीं, अच्छा और बुरा नहीं, अलग से वाक्य में प्रयुक्त कर लो ना आप। जैसे पेड़ की पत्ती सूख गई, पेड़ की पत्ती, देखो यहां पर जो कारक चिन्ह आ रहा है वो भी की आ रहा है, संबंध वाला भी, स्त्रीलिंग है ना। पेड़ की पत्ती, देखो पिता का पुत्र, पिता की पुत्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य में प्रयुक्त करके और देख लेना है। उसके साथ में क्रिया स्त्रीलिंग प्रयुक्त होगी, अन्य संबंध भी स्त्रीलिंग की तरह ही प्रयुक्त होंगे। ये चीजें अपन ने जान ली थी। इसके अलावा और अपन ने कुछ चीजें जानी थी, जैसे कुछ शब्द बनते हैं वो आपके ई के साथ में बनते हैं, और कुछ शब्द आपके ऊ के साथ में बनते हैं, तो उनको भी जनरली अपन ने याद किया था। जैसे ई के साथ में कुछ शब्द बनते थे आपके, ईश बन रहा था, ईश्वर बन रहा था, ईश्वरी भी बन सकता है, ठीक है ना, ईक्ष बन सकता है, ईक्षा बन सकता है, ईक्षण बन सकता है, ईक्षक बन सकता है, ठीक है ना, ईक्षित भी बन सकता है। उसी प्रकार आपका ईप्सा बन सकता है, ईप्सित बन सकता है, ठीक है ना, ईर बन सकता है, ईरणा बन सकता है, ईरित बन सकता है। ठीक है, इस तरह से ई के अंदर भी अपन ने देखे थे, ऊ में भी कुछ देखे थे इसी तरह के हमने, ऊ के अंदर भी थे अपने पास। अगर ऊ की अगर अपन बात करते हैं तो ऊ में भी थे अपने पास कुछ। ऊ में क्या हो सकते थे, जैसे ऊन हो रहा था, ऊड हो रहा था, ऊर्जा हो रहा था, ऊर्मी हो रहा था, ठीक है, ऊर्ध्व हो रहा था, ऊर्ध हो रहा था। इनको अपन को ध्यान में रखना था, है ना। ठीक है, ऐसे ही कुछ और शब्द मैंने आपको बताए थे प्रत्यय के योग से भी। जैसे कई बार ए वाले भी आपको दिक्कत कर जाते हैं, तो ए वाले में जैसे एस तो आपने ऐसे लिख दिया, एषणा भी ऐसे लिख दिया, ईषण भी इस तरह से लिख दिया आपने, ठीक है ना। ईशित लिखना है तो ईशित भी आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। लेकिन कई सारी जगहों पर आपको ए बड़ा मिलता है, जैसे एक के, ठीक है। कई जगह ओ में भी मिलता है आपका, तो जैसे औषध बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना।
औरत लग जाएगा, वो आपको मालूम है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था सामान्यतः कुछ शब्दों के अंदर, इन चीजों के लिए मैंने बताया सामान्यतः, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जो कोई भी आपका शब्द होता है उस शब्द में प्रत्यय तो और भी ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन मैंने केवल 2 प्रत्ययों की बात करी थी अभी। कौन कौन से? इक और ये प्रत्यय। ऐसी सिचुएशन में जो ये शब्द होता है, इस शब्द का जो पहला, पहला का मतलब आदि, आदि का मतलब प्रारंभिक होता है ना, तो जो पहला स्वर होता है ना, इसका तो दीर्घीकरण होता है, यही बताया था मैंने आपको, इसका दीर्घीकरण होता है। और जो अंतिम होता है, यहां पर जो स्वर आता है उसका क्या होता है? लोप होता है। यहां तक की बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। अब यहां पर जो स्वर आता है उसको लोप कर दो, और जो ये इक और ये है उसको अंतिम में जोड़ दो, और यहाँ का दीर्घीकरण। अब दीर्घीकरण में मैंने आपको बताया था, जैसे आपका ए और आ है, उसका क्या होता है? आ। आपका ई है, दीर्घ ई है, ए और ऐ, इसका क्या हो जाता था? ऐ हो जाता था। शब्द शुद्धि में बहुत काम आता है ये। उ और उ, या आता है आपका ओ और औ, इसका क्या बनेगा? आपका औ बन जाएगा। और री का ऐसी सिचुएशन में क्या बना रहे थे अपन? आ। इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। इसके ऊपर कुछ शब्द अपन ने बनाकर देखे थे, जैसे उद्योग में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है आपका औद्योगिक। अब इनको रटने की जरूरत नहीं थी आपको, अब इनको समझने की आवश्यकता थी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं थी। औद्योगिक, है ना, ठीक है। जैसे ऐतिहासिक शब्द लिखना है, रटने की आवश्यकता नहीं थी, ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा आपका। यहाँ पर ए बढ़ा जाएगा, ओ बढ़ा जाएगा, इतना सारा का सारा काम कर लिया था हमने, ठीक है। आज बढ़ते हैं अपन आगे, अब व्यंजन संधि की तरफ। आइए टॉपिक डालिए व्यंजन संधि। देखो दोस्तों, जब कभी भी आप थोड़ा सा समय है आपके पास में और हिंदी रिवाइज करना है, तो एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल और डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी जहां कहीं भी रूल्स होते हैं ना, रूल्स नियम जहां पर होते हैं ना, वहां पर नियम हमें फॉलो करना होता है। शब्द हो सकता है हमें 5 याद हो सकता है मुझे 50 याद हो सकता है मेरे गुरु को 500 याद हो, उनके भी गुरु को 5000 याद हो, ठीक है। बात शब्दों का नहीं है, लेकिन 5000 शब्द होंगे, उनको हम भी सोल्व कर लेंगे और आप भी सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन सब खोज रहे हैं ना अपन। हो सकता है मुझे 50 शब्दों के अर्थ आते हो, आपको भी 15 के आते ही होंगे, किसी को 500 के आते होंगे। वो तो याद करने का और बार बार पढ़ने का तरीका है। लेकिन हम क्रियाएं सही कर रहे हैं क्या? संधि ठीक कर रहे हैं क्या? शब्दों को पहचान ठीक से रहे हैं क्या? और गलत है तो गलत क्यों है ये भी हम जान रहे हैं ना, बस इतना काम कर लेना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। हाँ जी, पिछली 2 क्लास अटेंड नहीं हो पाई, एक बार ये बता दीजिए कि पिछली 2 क्लास में कितना लिखवाया था? पिछली 2 क्लास में मुझे लगता है यण संधि, वृद्धि संधि और उसके अपवाद मैंने करवाए थे। संधि के सारे अपवाद करवा दिए मैंने। अयादी के भी मैंने लिखवाया था थोड़ा, अयादी को भी थोड़ा करवाया था जी। 4 पेज छोड़ने काफी रहेगी क्या? हाँ 4-5 पेज छोड़ दीजिए आप, है ना। क्लासेस मिल रही होगी ना आपको, रिकॉर्डेड मिल जाती होगी ना। हाँ सर, यूट्यूब पे है अभी। हाँ, और प्राइवेट जिस तरह से डाल रखे हैं तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा उनको, है ना, और नोट्स बना लीजिएगा, या आपके कोई साथी हैं उन्होंने लिख रखा है तो उनसे ले लीजिएगा, है ना। बाकी लिखा हुआ तो आपको मिल जाएगा, समझना जरूर वहां पर देखकर। हाँ जी, नहीं सर, अगर नया बैच जैसे स्टार्टअप करोगे तो उसमें अगर यार और बिल्कुल नहीं होते एक बार ये कॉल करेंगे, डेफिनेटली बता देंगे आपको, है ना। आज डालिए आप टॉपिक व्यंजन संधि। देखो दोस्तों, बड़ी अच्छी संधि है, बहुत स्वीट है, इसमें इतनी माथापोड़ी नहीं है, मगजमारी नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से याद कर लेंगे, रूल्स यहाँ पर भी आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों होता है वो मायने नहीं रखता है अपने लिए, क्या हो रहा है ये हमें याद, एक स्मार्ट स्टडी को कहते हैं। कुछ चीजें भाई नियम है बना रखे हैं, नियम ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो याद करके आगे बढ़ने में फायदा है। उन चीजों को हम आसान कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं काम करता रहूंगा आप लोगों के लिए। व्यंजन संधि आप पढ़ रहे हैं ना, तो संधि के लिए, और व्यंजन संधि में क्या होता था, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इस शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये देखना है, और जो आपका द्वितीय शब्द है इसका क्या लेना है,
प्रथम वर्ण। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो यहां पर आएगा सबसे लास्ट में, और इसका देखना है यहां वाला प्रथम, और इसका देखना अंतिम। अंतिम वर्ण क्या हो सकता है? अंतिम वर्ण या तो व्यंजन हो सकता है ना, व्यंजन होगा, इसका मतलब ध्यान रखना वो हलंत होगा, 100% हलंत ही होगा, स्वर किसी हालत में नहीं मिलेगा यहां पर। इसका मतलब नीचे आपका हल चिन्ह मिलेगा इस तरह का, यहां पर आधा नहीं है तो पूरा नहीं है, नहीं हलंत लिखा है ये तो मैंने पूरा, तय में मिला हुआ है यहां पर तो, है ना। और इधर प्रथम शब्द का जी, और इधर क्या हो रहा है? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ रहा है ना आपका, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ रहा है, तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है अब आपका? तो यहां पर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण वो भी तो व्यंजन हो सकता है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? ठीक है, दूसरी सिचुएशन यहां पर स्वर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। दूसरी सिचुएशन अगर यहां पर स्वर आ जाएगा तो देखो यहां पर स्वर आ जाएगा, इसका मतलब यहां पर हलंत लेने की जरूरत नहीं है, और इधर क्या आ सकता है? इधर व्यंजन ही रहेगा, अब इधर स्वर नहीं आएगा। अगर इधर स्वर है तो फिर इधर व्यंजन ही रहेगा, और नहीं इधर व्यंजन आ सकता है ना, अगर इधर व्यंजन है तो फिर इधर व्यंजन या स्वर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर दोनों जगह स्वर हो जाएगा तो फिर स्वर संधि चली जाएगी आपकी, एक तरफ व्यंजन रहना जरूरी है, दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको व्यंजन संधि में ध्यान रखना है। जैसे इसका कुछ एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, नहीं ऐसा कतई जरूरत नहीं है, एक तरफ मैंडेटरी है, इस तरफ का मैंडेटरी है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरी तरफ वाले के अंदर कोई जरूरी नहीं है हलंत हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, 2-3 एग्जांपल दे देता हूं आपको। आइए जैसे एक एग्जांपल लिखिए, नोट करना या समझना, दिक प्लस अंबर, समझ में आया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सत प्लस जन। एक और देख सकते हैं आप उदाहरण, अभी प्लस सेक। क्या समझ में आया आपको? देखो यहां पर क्या आया है? व्यंजन। अब यहां पर व्यंजन आ रहा है, वो हलंत है कि नहीं है? हलंत में है ना। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, जैसे आपको एक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, वो मैं बताता हूं आपको, इसको वापस ले लेंगे। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका पूछ रहा है? जगदम्बा। ऑप्शन 1, जगत प्लस अंबा, है ना। ऑप्शन नंबर 2, जगत प्लस अंब। ऑप्शन नंबर 3, जगत प्लस अंबा। ऑप्शन नंबर 4, जगत प्लस, ये इसको द कर लो हलंत के साथ में, और ये हो जाएगा आपका अंबा। अब बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो यहां पर सी ऑप्शन क्यों किया आपने? ये तो देखना है, जगत तो ये भी है, जगत तो ये भी है, फिर ये वाला क्यों किया? तो देखो यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो ए निकल रहा है अंतिम वर्ण, जबकि व्यंजन संधि में क्या होता है? अगर प्रथम शब्द आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो
स्वर होगा, और स्वर नहीं होगा तो व्यंजन होगा, तो व्यंजन हलंत में ही रहेगा, वो व्यंजन हलंत में ही रहेगा। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अब इधर आपका स्वर है तो इधर आपको व्यंजन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहां पर स्वर ए आ रहा है और यहां पर भी ए आ रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि नहीं होगी, स्वर संधि में जाएगा ये तो। लेकिन यहां पर जगत हलंत आ रहा है और यहां पर ए आ रहा है, ये व्यंजन संधि में जाएगा। लेकिन यहां पर शब्द क्या था अपना, अंबा था, और मैंने यहां पर अंब कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो जगत प्लस अंबा, ये तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। हाँ, ये तो सिखाऊंगा ना, नियम नियम तो सिखाऊंगा आपको, इसलिए तो मैं आया हूं यहां पर, सिखाने के लिए तो आया हूं आपको। तो देखो दिक प्लस अंबर, पहली सिचुएशन, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट, ये क्या है आपका वोवल, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। देखो यहां पर कॉन्सोनेंट और यहां पर भी, अब देखो जय आपको पूरा दिख रहा है ना, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करो, इसलिए मैंने वर्ण विच्छेद सिखाया था आपको। जय में से क्या निकलेगा, ए, और न में से क्या निकल जाएगा, ए। छोड़ो, पहले आपको क्या मिल गया, जय, तो जय में ए मिला हुआ है ना यहां पर। ठीक है, तो कुछ भी मिलो या नहीं मिलो, व्यंजन मिलेगा आपको। तीसरी सिचुएशन, अभी यहां पर क्या आ रहा है आपका ई, और यहां पर क्या आ रहा है आपका स, इसमें ए मिला हुआ है, इसका मतलब देखो यहां पर स्वर का व्यंजन के साथ योग, यहां पर व्यंजन का व्यंजन के साथ योग, यहां पर व्यंजन का स्वर के साथ योग, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर बात। अब किस तरह से क्या चीजें बनती है ये तो हम सीखेंगे, समझ में आई ना आपको बात। एक बार फिर समझ लेना, देखो यहां पर कहलंत आ रहा है कॉन्सोनेंट, यहां पर ए स्वर आ रहा है, कॉन्सोनेंट और स्वर मिलकर क्या बनाएंगे आपको व्यंजन संधि। यहां पर भी आपका क्या आ रहा है, व्यंजन कॉन्सोनेंट, यहां पर क्या आ रहा है आपका जय, जय का मतलब यहां पर भी व्यंजन आ रहा है, तो दोनों जगह कॉन्सोनेंट व्यंजन आ रहे हैं, कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि। यहां पर क्या आ रहा है आपका ई की मात्रा, ई यानी कि स्वर वोवल, और यहां पर क्या आ रहा है आपका स, एक ही मात्रा तो बाद में बोली जा रही है ना, स कॉन्सोनेंट, तो स्वर और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर भी क्या बनाएंगे, आपके व्यंजन संधि बनाएंगे। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, ये बताओ आप मेरे को, क्लियर हो गए ना। अभी ज्यादा होचपोच होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ नियम लिखो, नियम के साथ में आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। रहने तो अभी इसको तो मैंने समझाने के लिए लिया है आपको, थोड़ी सी चीज समझ में आ गई होगी, आप तो सीधे व्यंजन संधि के रूल्स पर आइए, रूल लिखवाता हूं मैं आपको। लिखो, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, कौन कौन से हैं प्रथम वर्ण वर्गों के, लिखो नियम नंबर 1 है ना, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, कौन कौन से प्रथम वर्ण, वर्गों का प्रथम वर्ण याद करवाया था मैंने आपको, शुरू में क्या क्या लिखवाया था, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके प्रथम वर्ण। तो इनके प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा, क, च, त, इधर लिख देता हूं, चलो यहां आ जाएगा ना, दिख रहा है ना सबको, त और प, इनको हलंत रखना है ना, सारे के सारे हलंत रहेंगे, क, च, ट, त और प, सारे के सारे हलंत है। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद वर्गों का तीसरा, अब तीसरा वर्ण कौन सा, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण, कौन सा भाई तीसरा या चौथा वर्ण, तो देखो तीसरा वर्ण कौन सा है आपका, ख, नहीं ख तो दूसरा है आपका, ग या घ, देखो तीसरा चौथा है ना, फिर हो जाएगा आपका ज या झ, तीसरा चौथा आ गया, फिर उसके बाद में
ड या ढ, फिर द या ध, फिर आगे ब या भ। हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो देखो यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद में वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण, तो देखो ये तीसरा हो गया, क वर्ग का तीसरा ग, चौथा घ, फिर च वर्ग का तीसरा ज, चौथा छ, फिर ट वर्ग का तीसरा ड, चौथा ड, त वर्ग का द ध और प वर्ग का ब भ, ये आते हैं। या य र ल व है आए तथा, चलो आए को हटाओ एक बार यहां से, य र ल व है तथा, तथा लिख लिया यहां तक, तथा इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, अलावा या अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होगा, वर्गों का प्रथम वर्ण वर्गों का प्रथम वर्ण अपने ही, वर्गों का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण क्या है, ये तीसरे वर्ण को तो लिख देता हूं, चलो मैं यहां पर, है ना, ग ज ड द, हाँ, और भ में बदल जाते हैं। देखो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर हलंत मिले या नहीं मिले, ये बाद वाले वर्ण हैं, तो बाद वाले में मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं इनके नीचे हलंत लगा भी दूंगा ना तो भी आपको मिलना तो यही है, और नहीं भी लगाऊंगा ना तो भी आपको उस स्वर को निकाल कर और फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो चाहो तो लगा लो, नहीं तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग ग ज ड द भ में बदल जाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा नियम, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको देखो बहुत आसान कर देते हैं, सरल कर देते हैं। एक बार नोट कर लो आप इसको, एक ही नियम में अपने कई सारी चीजें ले ली है ना। देखो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं भी आपको। लिख लिया क्या, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद में वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण ग घ ज झ ट ड द ध ब भ या य र ल व है तथा इनके अतिरिक्त और भी कोई दूसरे, तो इनके अतिरिक्त कोई सा भी स्वर आ जाता है, इस नियम के लिए कोई सा भी स्वर आ जाता है, तो क्या होता है, जो वर्गों के प्रथम वर्ण है ना क च ट त प, वो अपने ही वर्ग के कौन से में जाते हैं, तीसरे में चले जाते हैं। इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज सिखाता हूं मैं पहले आपको, ठीक है ना। क्या था, नोट कर लो आप इन चीजों को।
आपके पास क वर्ग है, क वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? क, च, नहीं, क, ख, ग, घ, नोट करो इनको एक बार, न। फिर आता है आपका च वर्ग, साथ के साथ नोट करते चलिए, च, छ, ज, झ और य। फिर आता है आपका ट वर्ग, ट वर्ग में क्या हो जाएगा आपका? ट, ठ, ड, ढ, ढ और ण। त वर्ग इसमें हो जाएगा आपका त, थ, द, ध और न। प वर्ग, इस प वर्ग में क्या था आपका? प, फ, ब, भ और म। फिर उसके बाद में अंतस्थ थे आपके पास, क्या थे? अंतस्थ थे, क्या थे वो? य, र, ल और व। फिर क्या थे आपके? ऊष्म, उसमें क्या थे? श, श, श और ह। यहां तक की बात समझ में आई आपको? देखो ये क वर्ग, इसको क्या बोला मैंने? प्रथम वर्ण। इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला मैंने प्रथम वर्ण। इसको क्या बोला मैंने? दूसरा वर्ण। इसको क्या बोला मैंने? तीसरा वर्ण। इसको क्या बोला मैंने? चौथा वर्ण। इसको क्या बोला मैंने? पांचवा वर्ण। यहां तक की बात समझ में आई आपको? तो देखो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ज। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ड। ठीक है, त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? द। प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ब। ये अब देखो ये वर्ग का तीसरा थोड़ी होगा, क्योंकि मैंने आपको उस समय याद करवाया थे वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, कैसे लेकर मैं तक, ये पांच ही तो है ना, ये तो अंतस्थ और उसमें, इनका कोई पांचवा है ही नहीं, खाली है इनका तो पांचवा तो। ठीक है ना, इसका मतलब ये वर्गीय व्यंजन में नहीं आ रहे हैं अपने, ये अंतस्थ और ऊष्म है। या तक की बात आ गई? तो मैंने क्या, देखो नियम क्या कह रहा है अब आपका, नियम पढ़ेंगे आप, यदि वर्गों का पहला वर्ण, ये तो लिखा था यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, तो वर्गों के प्रथम वर्ण क्या हो गए? पांचों वर्गों के क च ट त प। इसके बाद में क्या रहा? तीसरा चौथा, तीसरा या चौथा, या ये रेलेवर, या है, या कोई सा भी स्वर आता है तो किस में बदलता है? अपने तीसरे में बदलता है। यही तो बात थी। वापस आओ पीछे, इसको थोड़ा सा सरल करता हूं आपके लिए। और सरल क्या करूंगा मैं, इस तरह से कर लो इस चीज को। क्या कहा मैंने? ये आ गया आपका क, ये आ गया च, ये आ गया ट, ये आ गया त, ये आ गया प। अगर इसके बाद में क्या आता है आपका? क्या आता है आपका? रुक जाइए, तीसरा चौथा ने, आप इसको इस तरह से करो, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध और आगे ब, भ। और क्या आ रहा है आपका? य, र, ल, व। और क्या आ रहा था आपका? है। और क्या आ रहा था आपके? सभी स्वर, ये तो आ रहे थे ना। तो क्या बनेगा? देखो कचटता के बाद में अगर ये चीज आ जाती है तो क्या बनता है आपका? इनके तीसरे। तो क का तीसरा क्या होता है भैया आपका? ग। च का तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ज। त का तीसरा क्या हो जाएगा आपका? ड। त का तीसरा क्या हो जाएगा आपका? द। और प का तीसरा क्या हो जाएगा आपका? बहल। समझ में आई बात? देखो सामान्य सा नियम क्या, क च ट त प के बाद में अगर ये चीज आती है तो ये जो क है वो किस में बदलता है आपका? यानी कि इधर वाले अपने तीसरे में बदलते हैं। याद हो जाएगी आपको ये चीज, उधर इतनी लिखी। तो इसको और सरल कर सकते हैं अपन, करके देखें एक बार और सरल। यहां तक की चीज नोट कर लिया आप लोगों ने? एक बार नोट कर लो इनको तो। और छोटा करने की आवश्यकता है क्या? अच्छा पूरा ही लिखना ऊपर से, ये लो जी।
लिख लीजिए, यानी इसी का शॉर्ट रूप ये लिख दिया। अभी इसको और शॉर्ट करेंगे और आपको ये सारा का सारा नियम यही याद हो जाएगा। इसमें 2 3 4 नियमों को एक साथ ही ले लिया अपन ने। ये समझ में आ जाएगी तो आपकी व्यंजन संधि का समझना शुरू हो जाएगा आपका। नोट कर लिया। चलिए देखो, पहले इसके एक आध एग्जांपल ले लेता हूं मैं ना, उसके बाद में इसको और शॉर्ट करूंगा मैं। पहले कुछ एग्जांपल ले लें, 2 4 एग्जांपल लेते हैं, पर इधर साइड में ले लेते हैं ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें उसकी तरह इतना लफड़ा नहीं रहेगा, बड़ा आसान काम रहेगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ठीक है। अब देखो सामान्य सा एग्जांपल लेते हैं। पर मैंने लिया अभी जो पीछे आपको उदाहरण लिया था वो ही ले लेते हैं, दिक प्लस अंबर लिया। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, शब्द देखना है। प्रथम शब्द क्या कहता है, यदि पहले शब्द के अंदर क्या कह रहा है, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, तो वर्गों का प्रथम वर्ण के बाद, इसका मतलब ये चीज ही तो नोट करवा रहा हूं, इसके बाद में ये वाला चीज, यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को देखना। तो यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क च ट त प, तो क्या आ गया भैया आपका क, क्या मिल रहा है यहां पर आपको। इसके बाद में वर्गों का तीसरा वर्ण है क्या वहां पर, नहीं है। तीसरा वर्ण तो ये जाएगा आपका। वर्गों का चौथा वर्ण ये जाएगा, ये भी नहीं है आपका। फिर क्या कह रहा है, ये रे लव है, ये भी नहीं है यहां पर, ये रे लव। लेकिन सभी स्वर, तो सभी स्वरों के अंदर ए आ रहा है आपका। इसका मतलब नियम एक ही काम करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो प्रथम शब्द है, ये जो कहा ना, कोई भी स्वर आ जाए तो वर्गों का प्रथम वर्ण क्या है, अपने का मतलब स्वयं कह के तीसरे वर्ण, तो कह का तीसरा वर्ण क्या होगा भैया, कह का तीसरा वर्ण ये ग होगा, ठीक है। कह का तीसरा वर्ण क्या होगा, ये वाला ग होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, कह के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये ग में बदल गया। बाकी चीजें जैसी वैसी वापस लिख दो। ये हो गया आपका दी, ये हो गया अब ग, और ये हो गया आपका अ, और ये म, ये ब, और ये र। ए किस में आकर मिलेगा, और ग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा यहां पर, और बन जाएगा आपका दिगंबर। समझ में बात, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहां पर। बस हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप व्यंजन संधि करो, नियम को सबसे पहले रिकॉल करने की आदत डाल लेना। 5-10 बार आप इस तरह से आदत डाल लोगे ना, तो आपको शब्द बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। हो गया दिगंबर। देखो एक एग्जांपल और लेकर बताता हूं आपको मैं, है ना, समझना है इसको। दिक प्लस गज, नियम क्या कहता है, यहां वाला देखना है, प्रथम वर्ण आ रहा है, वर्गों का प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद में तीसरा चौथा या ये रे लेव या है या कोई सा भी स्वर आ जाता है,
तो पहला तीसरे में जाता है। तो यहां पर ये पता करो ये क्या जा रहा है आपका, तीसरा जा रहा है, यानी कि पहले के बाद में तीसरा आ रहा है, पहले के बाद में तीसरा आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये किस में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। और इसका तीसरा क्या होता है, गहलंत। देखो यहां पर भी हलंत लगा हुआ, गहलंत। तो क्या हो जाएगा, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी, दी, ये आधा ग और ये बाद वाला ग पूरा का पूरा, और ये बन जाएगा आपका दिग्गज। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। मैंने बताया था जिसमें खड़ी पाई होती है उसको हलंत करने के लिए उस खड़ी पाई को हटा दिया जाता है और बनता है आपका दिग्गज। दिग्गज, दिग का मतलब दिशा है ना। अब यहां पर गज का मतलब हाथी होता है। तो अब यहां पर पता है इसको किस रूप में लिया गया है, दिग्गज का मतलब जो बलवान हो, हाथियों की तरह, यानी कि जिसकी सुरक्षा हाथी जैसे बलवान लोग करते हैं, है ना, उसको दिग्गज कहा जाता है ना, दिग्गज। ठीक है। और ऊपर दिगंबर, दिक प्लस अंबर, यानी अंबर का मतलब वस्त्र नहीं, यहां पर वस्त्र के लिए लिया गया है ना, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो। दिगंबर, दिगंबर मुनि होते हैं ना अपने, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसका मतलब वो क्या मानते हैं कि हमारी जो दिशाएं हैं ना वही हमारे अंबर है, वही हमारे वस्त्र हैं, वसन है, परिधान है। हाँ, और श्वेतांबर, श्वेत अंबर, यानी कि जिनके सफेद अंबर यानी वस्त्र हैं, श्वेतांबर, वो सफेद कपड़े पहनकर धारण रखते हैं, है ना, वो धारण करते हैं, पहनकर रहते हैं। ये बात समझ में आएगी आपको। एक आध एग्जांपल और ले मैं आपको, जैसे, और नोट करना आप। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अब बोलिए क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये समझ में नहीं आया आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इससे ज्यादा छोटा कैरियर होगा नहीं। देखो मैं ऊपर करके, क्या नाम आपका, दीप्ति। समझिए दीप्ति जी, क्या क्या किया हमने, क के बाद में ए आ रहा है, नियम फॉलो कर रहा है। क किस में बदला, गहलंत में बदल गया। अब गहलंत के बाद में क्या आ रहा है, ए। मैंने वर्ण विच्छेद में सिखाया था, पूरी स्वर संधि में सिखाया था। बाद में स्वर आ रहा है वो पहले वाले व्यंजन में आकर मिल जाता है अगर वो हलंत में है तो, समझ में। और हलंत में नहीं है तो स्वर संधि के नियम लग जाएंगे। तो यहां पर तो हलंत में है ना, तो ए किस में आकर मिल गया, ग आधे में मिलकर आ गया, तो ग क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। ग में ए मिल गया तो ग पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है। उसी प्रकार अगले वाले में क्या किया इसने, दिग्गज वाले में, दिक प्लस गज, नियम एक ही काम कर रहा है आपका। तो क किस में बदलेगा आपका, गहलंत में बदलेगा। अब इधर बाद में स्वर है क्या, स्वर तो नहीं है, यहाँ पर तो व्यंजन है ना, तो व्यंजन तो स्वर में आकर मिलेगा नहीं, व्यंजन तो व्यंजन में आकर मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, पास में आकर बैठ जाएगा, है ना। यहाँ तो ऑलरेडी आधा है और ये पूरा है, और यहाँ पर भी तो व्यंजन है, तो व्यंजन उस व्यंजन के पास में आकर बैठ जाएगा। तो ये पास में लाकर बैठा दिया। लेकिन ऐसा थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमने मालूम है नीचे हलंत लगा रखा ना मैंने, तो मैं इस पूरे को ही गायब कर दूं ना, कर दिया हलंत वाली। हलंत करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, खड़ी पाई को उठाकर हलंत किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो सीधा दिग्गज इस तरह से लिखा जा सकता है। देखो एक शब्द लेता हूं, वाक प्लस वैभव, है ना, वाक प्लस वैभव। क्या करना है, कुछ नहीं करना, नियम फॉलो करना है। नियम क्या कह रहा है, नियम बड़ी सामान्य सी बात कह रहा है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखो क्या आ रहा है आपका, कहलंत। दूसरे शब्द का प्रथम देखो क्या आ रहा है, व। देखो यहां पर आ रहा है आपका कहलंत और यहां पर क्या आ रहा है, व। नियम क्या कहता है, अगर वर्गों के प्रथम के बाद में क्या आता है, तीसरा। तीसरा है क्या, ये नहीं है। चौथा है क्या, नहीं। कोई सा भी हो सकता है उधर से, उस पूरी बॉक्स में से, ध्यान रखना, इस बॉक्स में से कोई सा भी आ सकता है इस जगह पर, इस पूरे बॉक्स में से। तो तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, लेकिन ये अलावा में से है ना, वह। इसका मतलब ये नियम काम कर जाएगा आपका। तो क्या बदलेगा, ये जो क है अपने तीसरे में ग में जाकर बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी चीजें ऐसी कैसी लाकर रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया आपका वाह। क किस में बदल जाएगा आपका, ये जो क है ये किस में बदलेगा आपका, गहलंत में। और ये इधर क्या था,
वैभव ऐसा कैसा लिख दो, ये हो जाएगा आपका वाग वैभव, ये शब्द बन गया आपका, सिंपल है। अब गहलंत है, इसका मतलब खड़ी पाए को उठाकर और ऐसे लिख लो आप, वाक वैभव। ठीक है, एक आध इलस्ट्रेशन और देता हूं, जैसे इसका है ना, जैसे लेते हैं अपन षट प्लस अंग, षट प्लस अंग, नियम खोजो, नियम अपन को याद हो गया होगा ना, कच टप के बाद में तो यहां पर ट आ गया, ट के बाद में क्या आ रहा है, यहां पर स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसका मतलब नियम एक काम करेगा, तो ट किस में बदलेगा, ट अपने तीसरे में, तो किस में बदलेगा, ये आपका डहलंत, यहां पर भी हलंत है, तो क्या बन जाएगा, स, ये डहलंत और ये अंग ऐसा का ऐसा, ये बन जाएगा सडंग। ठीक है ना, आगे ऐसा कैसा षडंग। अब षडंग में ये ए है, ये तो इस हलंत में आकर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप ही, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, श ड ऊपर अनुस्वार और ये ग सडंग, लिखा जा सकता है सडंग, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जगत प्लस, बताया था मैंने, गु रू में रू बढ़ाएगा आपका, जगत प्लस गु रू, क्या होगा, पहचान लिया, यहां पर कैचा डटा में से आ रहा है, वर्गों का प्रथम वर्ण आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, ग, यानी कि तीसरा आ रहा है, तो क्या होगा, नियम नंबर 1 फॉलो करेगा, और नियम नंबर 1 फॉलो करेगा तो तय किसमें बदलेगा आपका, द में हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा जगत गुरु किस तरह से लिखा हुआ होगा, जय ग दहलंत और ये गुरु, जगत गुरु। हाँ, अब यहां पर आधा का आधा ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर गुरु ग व्यंजन आ रहा है, यहां पर तो स्वर है नहीं आपका। ठीक है, देखो बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं आपको, है ना, शब्दों का किस तरह से खेल है। देखो बड़ो, देखो आपने देखा होगा ये जल शब्द है, इसमें अगर आपने ज जोड़ा तो क्या बना आपका, जलज। पर्यायवाची हमने इस तरह से तैयार करते हैं, जैसे जल, जल में जन्म लेने वाला जलज। अब जलज किसके लिए रूढ़ हो गया, कमल के लिए हो गया आपका। ठीक है, फिर नहीं नहीं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, है ना, जल में अगर मैं द जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, जलद, यानी कि जल देने वाला, तो देने वाले का मतलब ये किसके लिए हो गया आपका, बादल। अगर मैं जल के अंदर धी जोड़ता हूं तो क्या बनता है आपका, जलधि, ये किसका बनता है आपका, समुद्र का या सागर का। ठीक है ना, समुद्र या सागर बनता है ये आपका, यानी कि धारण करना, इकट्ठा रखना, है ना, सारे के सारे पानी को, ये जलधि बन रहा है आपका। ठीक है, अब मानो इस जल को अगर मैं कहता हूं, समझना यहां पर, ये जल है, ये अगर मैं बात करता हूं, इस जल को अपन वारी भी तो बोलते हैं, इसको तोई भी तो बोलते हैं, इसको अंबु भी तो बोलते हैं, है ना। अब देखो इसी में अगर द जोड़ता हूं, इसी में अगर द जोड़ता हूं तो बनता है आपका शब्द, इसको थोड़ा सा इधर खींच लेता हूं, देखो इसी में एक ही जगह लिख देता हूं, इसमें अगर मैं द जोड़ता हूं तो क्या शब्द बन रहा है आपका, वारिद। चलो ज जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ज, यानी कमल का पर्यायवाची हो गया। अगर मैं दो द जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, वारिद, बादल का पर्यायवाची हो गया। और अगर मैं धी जोड़ता हूं तो किसका बनेगा आपका, समुद्र का बन जाएगा। इसी प्रकार तोयज, ये कमल का हो जाएगा, तो ये बादल का हो जाएगा, तो ये समुद्र का हो जाएगा। इसी प्रकार अंबुज, ये कमल का हो जाएगा, अंबुद, ये बादल का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अंबुधि।
ये आपका समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जल को एक शब्द बोलते हैं संस्कृत में, है ना। जल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अप। अप का मतलब जल होता है। क्या? अप का मतलब जल होता है। इस अप का मतलब क्या होता है? जल। अब देखो, इस अप के अंदर अगर मैं जल जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? अगर इसी अप हलंत के अंदर मैं द जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? और इसी अप हलंत के बीच में मैं अगर ध जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? रिकॉल करो, क्या चटता है? वर्गों का प्रथम वर्ण आ रहा है, नियम नंबर 1 काम कर रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? ज। तीसरा ये चौथे में से जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये प किस में बदलेगा आपका? अपने तीसरे में। तो शब्द बनेगा आपका अब्ज। अब्ज कमल का ही पर्यायवाची है। ये भी कमल का ही पर्यायवाची है। ठीक है, इसी प्रकार प के बाद में द, तो क्या नियम नंबर 1 फॉलो हो रहा है? क्या चटता है? प के बाद में त थ द, तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा या चौथे में से कोई सा आ जाए, ये लव है आ जाए या कोई सा भी स्वर आ जाए, तो यहाँ पर प भी किस में बदलेगा आपका? ब में बदलेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका? अब ये किसका पर्यायवाची है आपका? बादल। इसी प्रकार यहाँ पर प है, प किस में बदलेगा आपका? ब। वही नियम यहाँ पर भी देखो, ध धी, चौथा वर्ण आ रहा है ना यहाँ पर, तो नियम काम कर गया आपका। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? अवधि। और अवधि किसका हो जाएगा? सागरिया समुद्र का हो जाएगा आपका। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये व्यंजन संधि का आपका नियम नंबर 1 काम कर रहा है यहाँ। तो इस तरह से व्यंजन संधि के कुछ चीजें मैं कल और ले लूंगा, इसको कल इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे अपन, है ना। इसको ठीक से लिख कर लाना आप, या इसको एक बार और बना लेना, ये जो है ना। हाँ, लिख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से वाला? उनसे बात करो, डाल देंगे, मुझे क्या दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं है ना। कौन सा नोट करना है आपको, बता दीजिए। ये जगत गुरु के, ये वाले नोट कर। ये तो देखो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी कि इस तरह से आप अपनी वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। एक चीज याद रखो, हाँ मैं कर देता हूं, ये सठ प्रसंग और जगत प्लस गुरु वाला कर लिया आपने। अब का मतलब जल होगा यहां पर, है ना। ठीक है, होप शो आपको समझ में आई होगी। देखो इस नियम पर थोड़ा सा काम करना, जो शब्द मैंने बनवाए उनको एक बार करना। कल अपन 15-20 शब्द और लेंगे और इस नियम को और अच्छे से करेंगे अपन, है ना। कल संडे, हाँ नेक्स्ट मंडे को करेंगे अपन। चाहे तो थोड़ी सी लंबी ले लेंगे क्लास, इसको 10-5 मिनट और पढ़ लें। एक बार इसको तो निकलो। हाँ भाई ऑनलाइन बैठे हुए हैं, वो बताइए, 10-1 मिनट और बढ़ा लें क्लास को, 10-15 मिनट। अच्छा अच्छा, उसको तो स्टॉप कर दो।